आज हमारे सामने दो बहुत दिलचस्प दस्तावेज हैं जो व्यापार और कर्ज के बीच के बुनियादी फर्क को समझाते हैं। बिल्कुल। और सतह पे देखें तो ये दोनों एक जैसे लग सकते हैं। हाँ, पैसे का लेन देन ही तो है। लेकिन इन स्रोतों के मुताबिक एक व्यवस्था एक मजबूत टिकाऊ समाज बनाती है, और दूसरी, एक खोखला नाजुक साम्राज्य। और ये फर्क सिर्फ बही खातों तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समाज की बनावट, लोगों की रोजमर्रा की सोच और यहाँ तक कि किसी सभ्यता के भविष्य को भी तय करता है। मतलब एक में उम्मीद है तो दूसरे में डर। हमारी आज की पड़ताल का मकसद भी यही समझना है कि कुरान के नजरिए से व्यापार, जिसे बै कहा गया है, और ब्याज, जिसे रिबा कहा गया है, इसमें इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है? शुरुआत एक बहुत सीधी आयत से होती है। अल्लाह ने व्यापार को हलाल और रिबा को हराम किया है। जी। पर दिलचस्प बात यह है, जो स्रोत बताते हैं कि कुरान व्यापार के बारे में ज्यादा नहीं समझाता, शायद इसलिए कि इंसान उसे स्वाभाविक रूप से समझते हैं। हाँ, ये एक सहज मानवीय गतिविधि है। लेकिन रिबा के बारे में बार-बार और बहुत सख्त चेतावनी दी गई है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे चेतावनी उस चीज के लिए दी जाती है जो दिखती तो व्यापार जैसी है पर है उसका जहरीला रूप। एक ऐसा धोखा जिसे लोग आसानी से सच मान सकते हैं। तो चलिए आज इसी धोखे की परतें हटाते हैं। सबसे पहले व्यापार यानी बै असल में है क्या? देखिए, स्रोत इसे बहुत साफ तौर पर समझाते हैं। ये एक असली लेन देन है। असली लेन देन? हाँ, जिसमें असली जोखिम हो और असली मूल्य का निर्माण भी शामिल हो। इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए दो दोस्त हैं, अहमद और विशाल। अहमद एक बेहतरीन कारीगर है, वो लकड़ी के खिलौने बनाता है। ठीक है। और विशाल के पास कुछ जमा पूंजी है। वो अहमद के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हें लकड़ी और औजार खरीदने के लिए पैसे देता हूँ। तुम खिलौने बनाओ, मैं उन्हें बाजार में बेचूंगा। जो भी मुनाफा होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। और अगर नुकसान हुआ तो वो भी हम दोनों मिलकर सहेंगे। यही है व्यापार। अच्छा, तो इसमें कुछ चीजें साफ दिख रही हैं। एक तो असली मूल्य बन रहा है, लकड़ी खिलौने में बदल रही है। सही। और दूसरा, जोखिम दोनों बांट रहे हैं। हो सकता है खिलौने ना बिकें तो विशाल के पैसे डूबेंगे और अहमद की मेहनत बेकार जाएगी। कोई गारंटी नहीं है। एकदम सही। और इसीलिए इसका नतीजा मुनाफा भी हो सकता है और नुकसान भी। यहाँ मुनाफा कमाया जाता है, वो पहले से तय नहीं होता। ये एक जैविक प्रक्रिया जैसी है। हाँ, जैसे बीज से पौधा उगता है। आप मेहनत कर सकते हैं पर फल की गारंटी नहीं दे सकते। नैतिकता के स्तर पर भी ये पारदर्शिता और आपसी सहमति पर आधारित है। जैसा कुरान में जिक्र है, आपस की रजामंदी से तिजारत करो। बिल्कुल। अब इसी कहानी को दूसरे नजरिए से देखते हैं। रिबा क्या है? स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ ब्याज या इंटरेस्ट का अनुवाद नहीं है। नहीं, इसका सार है पैसे से और ज्यादा पैसा, जोखिम मुक्त विकास। जोखिम मुक्त? हाँ। तो अब विशाल अहमद के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हें 10,000 रुपए देता हूँ, लेकिन 1 साल बाद तुम्हें 12,000 रुपए लौटाने होंगे। शाही कुछ भी हो, चाहे तुम्हारे खिलौने बिकें या ना बिकें। ओह, यहाँ तो फर्क बिल्कुल साफ है। लेन देन अब खिलौनों पर नहीं, सिर्फ पैसे पर केंद्रित है। पैसे के बदले में और ज्यादा पैसा। कोई वास्तविक मूल्य या सेवा नहीं जोड़ी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जोखिम। हाँ, सारा का सारा जोखिम अब अकेले अहमद पर डाल दिया गया है। विशाल का रिटर्न गारंटीड है। चाहे अहमद बीमार पड़ जाए, लकड़ी खराब निकल जाए या बाजार में मंदी आ जाए, उसे 12,000 चुकाने ही होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यापार में ईमानदारी से हारने की भी गुंजाइश है, जबकि रिबा में एक पक्ष की हार लगभग तय है। हाँ। अगर हालात मुश्किल हुए तो तार एक दबाव में जीता है। विशाल अब अहमद का पार्टनर नहीं रहा, वो एक दावेदार बन गया है। उनका रिश्ता सहयोग का नहीं, मजबूरी का बन गया है। और शायद इसीलिए कुरान में रिबा के लिए इस्तेमाल की गई भाषा इतनी सख्त है। जी। इसे अल्लाह और उसके रसूल से जंग तक कहा गया है। ये बहुत बड़ी बात है। एक और जगह कहा गया है कि रिबा में शामिल लोग कयामत के दिन शैतान द्वारा विक्षिप्त किए गए व्यक्ति की तरह खड़े होंगे। ये सिर्फ एक वित्तीय नियम तोड़ने जैसा नहीं लगता, ये तो किसी बहुत बड़े कुदरती कानून को तोड़ने जैसा है। ये भाषा हमें यही बताती है कि ये कोई मामूली नियम नहीं है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो सृष्टि के संतुलन के खिलाफ जाता है। ये पैसे को काम, मेहनत और असलियत से पूरी तरह अलग कर देता है। एक भ्रम पैदा करता है। हाँ, एक भ्रम कि पैसा खुद ब खुद बिना किसी मेहनत के बढ़ सकता है। ये तो हुई एक लेन देन की बात, लेकिन जब यही सोच लाखों करोड़ों लोगों की अर्थव्यवस्था का आधार बन जाए
तब क्या होता है? हाँ, और हमारा दूसरा स्रोत इसी बड़े कैनवस पर तस्वीर खींचता है। एक लाइन का फर्क जो हमें याद रखना चाहिए, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था काम और लेन देन से बढ़ती है, जबकि कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था दायित्व और मजबूरी से। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि दोनों व्यवस्थाओं का मतलब स्ट्रक्चरल डीएनए ही अलग है। व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था की नींव सामान, सेवाएं और हुनर हैं। इसका विकास उत्पादन और लेनदेन से होता है। और सबसे जरूरी बात, इसमें धन का प्रवाह गोलाकार यानी सर्कुलर होता है, सर्कुलर मतलब? जो बार बार इस्तेमाल होकर सिस्टम को सींचता रहता है। अच्छा, मतलब जैसे शरीर में खून घूमता है और हर अंग को जिंदा रखता है। क्या बात है, बहुत अच्छी उपमा है, बिल्कुल वैसा ही। पैसा अहमद से लकड़ी वाले के पास जाता है, लकड़ी वाले से किसान के पास, किसान से बाजार में, ये घूमता रहता है और हर कदम पर मूल्य पैदा करता है। बिल्कुल, ये एक बगीचे की तरह है जिसमें पानी घूमता रहता है और हर पौधे को पोषण देता है। तो फिर कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था का मॉडल कैसा है? इसके ठीक उलट, उसकी नींव है उधार देना और ब्याज वसूलना। और विकास? उसका विकास होता है चक्रवृद्धि दावों से, कंपाउंडिंग क्लेम्स के माध्यम से। और इसमें पैसे का बहाव एक ही दिशा में, नीचे से ऊपर की तरफ। ओह, ये एक वैक्यूम क्लीनर की तरह है जो सब कुछ एक ही जगह खींचकर बाकी जगह को खोखला कर देता है। लेकिन कई लोग कहेंगे कि आज की पूरी बैंकिंग और निवेश प्रणाली इसी पर तो चलती है। क्या स्रोत ये कह रहे हैं कि ये पूरी मॉडर्न इकोनॉमी ही एक भ्रम पर टिकी है? स्रोत एक बहुत तीखी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि इस व्यवस्था में धन तब भी बढ़ता है जब असल में कुछ भी पैदा नहीं हो रहा होता। जरा सोचिए। हाँ, ये एक ऐसे पेड़ की तरह है जिसकी कागज पर तो ऊंचाई बढ़ती जा रही है, लेकिन वो ना तो फल देता है ना छांव, और ना ही उसकी लकड़ी किसी काम आती है। सही, उसका विकास सिर्फ नंबरों में है, असलियत में नहीं। ये एक गणितीय भ्रम है जो एक दिन असलियत से टकराता है। और जब ऐसा होता है तो पूरा ढांचा ढह जाता है, जैसा हमने 2008 के वित्तीय संकट में देखा। तो ये चौंकाने वाला है। इसका मतलब ये है कि एक व्यवस्था स्थायी विजेताओं और हारने वालों को जन्म देती है। हाँ, जो ऊपर है उनका पैसा बैठे बिठाए बढ़ता है, और जो नीचे हैं वे उस बढ़ते हुए पैसे का बोझ उठाते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं रहता। ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे हमारी सोच और हमारी भावनाओं को भी आकार देने लगती हैं। वो कैसे, जरा समझाइए। व्यापार आधारित समाज में जहां अहमद और विशाल जैसे लोग पार्टनर हैं, वहां सम्मान, हुनर का विकास, धैर्य और उम्मीद जैसी चीजें पनपती हैं। लोग पूछते हैं, मैं समाज के लिए क्या बना सकती हूँ? हाँ, मैं कौन सा नया हुनर सीख सकता हूँ जिससे लोगों की जरूरत पूरी हो। यहाँ भविष्य एक अवसर की तरह लगता है। और कर्ज आधारित समाज में वहां अहमद अकेला है और विशाल का कर्ज उस पर हावी है। ये व्यवस्था चिंता, बर्नआउट और समय का डर पैदा करती है। हर महीने की पहली तारीख एक खतरे की घंटी की तरह लगती है। बिल्कुल, लोग नैतिक समझौते करने पर मजबूर होते हैं। उनका सवाल बदल जाता है। वे पूछते हैं, मैं इस महीने का बिल कैसे भरूंगा, ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा? भविष्य एक बोझ बन जाता है, अवसर नहीं। वाह, मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा था। इसका मतलब तो ये है कि हमारा होम लोन या क्रेडिट कार्ड सिर्फ हमारे बैंक बैलेंस पर ही नहीं, हमारी मानसिक शांति पर भी ब्याज वसूल रहा है। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचिए। स्रोत इसे कुरान की उसी आयत से जोड़ते हैं जो कहती है कि ऐसे लोग अस्थिर खड़े रहते हैं। ये सिर्फ वित्तीय अस्थिरता नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक अस्थिरता है, एक परमानेंट असुरक्षा की भावना जो आधुनिक समाज में तनाव और डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। और इसका असर पूरे समाज पर कैसे पड़ता है? क्या मध्यम वर्ग जैसी चीजों पर भी इसका कोई प्रभाव होता है? बहुत गहरा प्रभाव। स्रोत के अनुसार व्यापार आधारित समाज में एक मजबूत और बड़ा मध्यम वर्ग होता है। उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप स्वाभाविक होती है क्योंकि लोग जोखिम लेने और मूल्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और समुदाय सहकारी होते हैं क्योंकि हर किसी की सफलता एक दूसरे से जुड़ी होती है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं क्योंकि सबका फायदा उसी में है। और कर्ज आधारित समाज में इसका उल्टा होता होगा। ठीक इसका उल्टा। कर्ज आधारित समाज में मध्यम वर्ग खोखला हो जाता है। सारा धन या तो ऊपर कुछ हाथों में जमा हो जाता है या नीचे के लोग कर्ज के बोझ में दबे रहते हैं। असमानता बढ़ती है, विस्फोटक रूप से बढ़ती है। समुदाय प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं क्योंकि हर कोई सीमित संसाधनों के लिए लड़ रहा होता है। कर्ज पड़ोस की अर्थव्यवस्थाओं को खत्म कर देता है। छोटी दुकानें बंद हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि वे बड़ी कंपनियों के कर्ज आधारित डिस्काउंट मॉडल का मुकाबला नहीं कर पाती। यहाँ तक कि चैरिटी भी समाज की स्वाभाविक जिम्मेदारी नहीं रहती, बल्कि अमीरों के लिए टैक्स बचाने का एक तरीका बन जाती है। बिल्कुल ये मुझे आज की गिग इकोनॉमी की याद दिलाता है। बिल्कुल। सतह पर तो ये उद्यमिता लगती है, लेकिन असल में कई वर्कर्स
बड़ी कंपनियों से लिए गए कर्ज जैसे कार लोन या बाइक लोन के बोझ तले दबे हैं। बेहतरीन उदाहरण है। वे आजाद दिखते हैं, पर असल में एक ऐसे सिस्टम के गुलाम हैं जहां उन्हें लगातार भागते रहना पड़ता है। यही तो है। ये दिखाता है कि कैसे कर्ज का ढांचा आजादी का भ्रम पैदा करके गुलामी को एक नया रूप दे देता है। तो अगर ये इतना साफ है, तो इसका ऐतिहासिक नतीजा क्या रहा है? क्या इतिहास हमें इन दोनों मॉडलों के बारे में कुछ सिखाता है? हाँ, और स्रोत यहाँ एक बहुत स्पष्ट पैटर्न की ओर इशारा करते हैं। व्यापारिक सभ्यताएं, जैसे कि पैगंबर मोहम्मद के समय का मदीना, शुरुआती इस्लामी बाजार और सिल्क रोड के व्यापारिक केंद्र, इनमें लंबा स्थायित्व और मजबूती देखी गई। ये दशकों सदियों तक फले फूले। क्यों? क्योंकि उनकी नींव वास्तविक मूल्य, आपसी भरोसे और साझा जोखिम पर टिकी थी। सिल्क रोड पर एक व्यापारी का भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। और दूसरी तरफ है कर्ज आधारित सभ्यताएं। हाँ, जैसे कि बाद का रोमन साम्राज्य। शुरुआत में वो बहुत तेजी से फैला, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर कर्ज, लूट और गुलामी पर आधारित थी। जमीनें कुछ अमीर लोगों के हाथों में सिमटती गईं और आम किसान कर्जदार बन गए। अंदर से समाज खोखला होता गया। और आज का आधुनिक वैश्विक वित्त भी इसी पैटर्न पर चल रहा है। ये व्यवस्थाएं तेजी से उठती हैं, बहुत बड़ी और चमकदार दिखती हैं, लेकिन फिर अचानक एक छोटे से झटके से ढह जाती हैं। स्रोत की एक पंक्ति है, कर्ज हमेशा अपने मेजबान को खा जाता है। ये एक परजीवी की तरह है। हाँ, जो पहले तो मेजबान को मोटा करता है, लेकिन अंत में उसे ही नष्ट कर देता है। तो ये सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक निदान भी है। इस सब का आध्यात्मिक मतलब क्या है? स्रोत बताते हैं कि व्यापार तवक्कुल सिखाता है, यानी अल्लाह पर भरोसा। यह हमें अनिश्चितता को स्वीकार करना सिखाता है। आप अपनी पूरी मेहनत करते हैं, सबसे अच्छा खिलौना बनाते हैं, लेकिन नतीजा ईश्वर पर छोड़ देते हैं। ये कुदरत के नियम के साथ चलता है। हाँ, जहां मेहनत के साथ विकास होता है, लेकिन गारंटी किसी चीज की नहीं होती। ये एक तरह की विनम्रता सिखाता है। और रिबा इसके ठीक विपरीत है। रिबा निश्चितता की पूजा है। यह नुकसान के डर और हर चीज को नियंत्रित करने के जुनून से पैदा होता है। एक कृत्रिम बनावटी विकास, जहां बिना मेहनत और बिना जोखिम के मुनाफे की गारंटी चाहिए। इसीलिए इसे अल्लाह के खिलाफ जंग कहा गया है, क्योंकि यह सृष्टि के उस दैवीय संतुलन से लड़ता है जिसमें अनिश्चितता और भरोसा शामिल हैं। ये कहता है कि मुझे बिना अनिश्चितता के विकास चाहिए, जो कि कुदरत के नियम के खिलाफ है और असंभव भी। ये बहुत गहरा विश्लेषण है। स्रोत ये भी कहते हैं कि हम आज एक मिली-जुली दुनिया में रहते हैं। सतह पर व्यापार है, हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें खरीदते बेचते हैं, लेकिन इस व्यापार के नीचे कर्ज की एक विशाल अदृश्य व्यवस्था काम कर रही है। सही। ज्यादातर लोग व्यापारिक गतिविधियों में काम करते हैं, लेकिन वे कर्ज के नियमों के तहत जीते हैं। और स्रोत के अनुसार यही तनाव आधुनिक समाज की बेचैनी का एक बड़ा कारण है। हम एक ऐसी व्यवस्था में काम कर रहे हैं जो सहयोग और मूल्य निर्माण पर आधारित होनी चाहिए, लेकिन हम एक ऐसी व्यवस्था के तहत जी रहे हैं जो प्रतिस्पर्धा और दायित्व पर आधारित है। हमारा काम हमें पार्टनर बनाना चाहता है, पर हमारा होम लोन हमें देनदार। ये गहरा आंतरिक संघर्ष पैदा करता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने व्यापार और रिबा के बीच के सिर्फ वित्तीय नहीं, बल्कि नैतिक, मनोवैज्ञानिक और सभ्यतागत फर्कों को समझा। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे एक व्यवस्था धन को समाज में खून की तरह घुमाती है और दूसरी उसे एक वैक्यूम क्लीनर की तरह खींचकर कुछ हाथों में केंद्रित कर देती है। और ये सिर्फ एक सैद्धांतिक चर्चा नहीं है। स्रोतों में कुछ व्यवहारिक कदम भी सुझाए गए हैं। अच्छा। उनका कहना है कि व्यवस्था को जलाओ जैसे नारे लगाने के बजाय उसे धीरे धीरे अंदर से कमजोर करो। हमें विशाल क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत नहीं है। नहीं, बल्कि छोटे छोटे व्यक्तिगत और सामुदायिक बदलावों की जरूरत है। जैसे कि क्या? जैसे जब भी मुमकिन हो, कर्ज के बजाय इक्विटी या पार्टनरशिप को प्राथमिकता दो। किसी दोस्त के नए बिजनेस में पैसा लगाना है तो लोन देने के बजाय उसके मुनाफे में हिस्सेदार बनो। बिल्कुल। उपभोक्ता कर्ज, खासकर क्रेडिट कार्ड के कर्ज को कम से कम करो। स्थानीय व्यापार और छोटे कारीगरों का समर्थन करो, क्योंकि वे आमतौर पर व्यापार के मॉडल पर काम करते हैं, कर्ज के नहीं। सही। कौशल आधारित आय पर ध्यान देना, सहकारी मॉडल बनाना और ज़कात और सदका के जरिए धन के जमाव को तोड़ना। बिल्कुल, ज़कात और सदका यानी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी अतिरिक्त संपत्ति का एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांटना। ये सब वो छोटे छोटे तरीके हैं जो पैसे के बहाव को वापस गोलाकार बनाने में मदद करते हैं। ये उस वैक्यूम क्लीनर के असर को कम करने जैसा है। हाँ, ये धीमी गति से विकास को स्वीकार करने जैसा है,
जो शायद कम चमकदार हो पर ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा इंसानी हो। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आज की चर्चा एक बहुत गहरे विचार के साथ समाप्त होती है। स्रोत में एक बहुत तीखी बात कही गई है। व्यापार सभ्यताओं का निर्माण करता है, जबकि कर्ज साम्राज्यों का। और साम्राज्य हमेशा ढह जाते हैं। यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम आज जिस व्यवस्था में जी रहे हैं वो क्या बना रही है, एक स्थायी मजबूत सभ्यता या एक अस्थायी चमक धमक वाला साम्राज्य।